Good morning to all students. Welcome to ब्रेन एक्सरसाइज चैनल. प्रीवियस चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. मेरी वीडियोस बाइलिंगुअल रहती है, जिससे कि ये वीडियोस इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है. सो आई एम कविता एंड टुडे टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्ट में DPSP भी कहा जाता है. DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और ये आर्टिकल्स 36 से 51 को कवर करता है. संविधान निर्माताओं ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें DPSP को आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आयरिश वालों ने इसे स्पेनिश से लिया है. नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DPSP. आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग पार्ट 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित पार्ट 3 में है. इसलिए ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है. निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है. डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है. और ये नेक्स्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है. आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है. इनका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है. नेक्स्ट है, निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इनके वायलेशन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द DPSP. वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सोशलिस्टिक, गार्डियन एंड लास्ट वन इज लिबरल, इंटेलेक्चुअल. नेक्स्ट है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स मीन्स समाजवादी सिद्धांत. आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज की असमानता को एंड करना. नेक्स्ट है आर्टिकल 39. ये सिक्योर करता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर. नेक्स्ट है आर्टिकल 39A. To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor means समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना. नेक्स्ट है आर्टिकल 41. To secure the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement means काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है. अगला है आर्टिकल 42. टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ मीन्स काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना. नेक्स्ट है आर्टिकल 43. To secure a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers means सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर. नेक्स्ट है 43A. To take step to secure participation of workers in the management of industries. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना. नेक्स्ट है इसका आर्टिकल 47. टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ मीन्स
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स, मीन्स गांधीवादी सिद्धांत। ये प्रिंसिपल गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं। इनमें सबसे पहले है आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with necessary power and authority to enable them to function as units of self government, मीन्स पंचायतों का गठन, उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरिया, मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अगला है आर्टिकल 43B टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसे 97 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वयं संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स जो SC, ST और जो समाज के जो वीकर सेक्शन हैं उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, मीन्स स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवा और मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से उपभोग पर प्रतिबंध है, मीन्स इनका जो यूज़ है वो क्या है, बैन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 prohibiting the slaughter of cows and other milch and draught cattle, means गाय, बछड़ा एंड दुधारू पशु की बलि पर रोक है और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन दिया गया है। अगला है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, मीन्स उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये प्रिंसिपल जो हैं वो उदारवादिता की आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 44 टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन आ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, मीन भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिटी दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, मीन्स कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। इसमें अगला है आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मीन्स पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हॉलिस्टिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, मीन्स राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक हैं या स्थान है या वस्तु का क्या करना है, संरक्षण करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, इसमें कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। ये थे 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A।
नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ द डीपीएसपी, मीन्स निदेशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है। पहला है नो लीगल फोर्स, मीन्स कोई कानूनी शक्ति नहीं है। हम इससे कह सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल है, इस कारण इसमें क्या है, कोई कानून की शक्ति नहीं है। कई लोगों ने इसके बारे में कहा गया है, जो सबसे फेमस है वो है नसरुद्दीन ने इनके लिए कहा है, ये सिद्धांत नववर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी को टूट जाते हैं। और टीटी कृष्णाचार्य ने इनके लिए कहा है, यह क्या है, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। नेक्स्ट है इलॉजिकली अरेंज, मीन्स तर्कहीन व्यवस्था। आलोचकों ने मत दिया है कि निदेशक तत्वों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव, मीन्स रूढ़िवादी। सर आइवर्जेनिक्स के अकॉर्डिंग ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी की है कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के पार्ट 4 में व्याख्या की गई है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया है कि ये तत्व क्या हैं, भारत में 20वीं सदी के मध्य से में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में भी उपयोगी नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव कहा जाता है, रूढ़िवादिता इसमें है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स संवैधानिक टकराव। कीर संथानम का मत था कि इन तत्वों से क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट होगा। उनके अकॉर्डिंग केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए क्या करेगा, स्टेट को निर्देश दे सकता है और इन्हें लागू ना होने पर वह राज्य सरकार को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापारित विधेयक प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत हैं और इसीलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह का संवैधानिक टकराव स्टेट में भी हो सकता है, जो किस पे दिखेगा हमें, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। हम डीपीएसपी की कितनी ही आलोचना कर लें, परंतु ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी भी है। इस संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी लॉ को मेकिंग करने में ये क्या करती है, एक निदेशक की तरह कार्य करती है। हम देखेंगे ये किस प्रकार लाभदायक है। ये अनुदेशों की तरह है, मीन्स अनुदेशों की तरह है, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। अगला है, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी करते हैं। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ये जो क्या है, ये अनेकों तरीके से अपनी भूमिका को भी अदा करते हैं, जिसमें पहला है ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। ये विपक्षी सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके क्रियाकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है।
ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इसमें सबसे पहले चंपाकम दोराई राजन मामले जो 1951 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच किसी भी तरीके का अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो अधिक प्रभावी होंगे। उसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गोलकनाथ मामले से एक व्यापक चेंज आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। संसद ने 1967 गोलकनाथ मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 एवं 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 24वें संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था की गई थी कि आर्टिकल 39B एंड C में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14, 19 एंड 31 द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। दूसरा था, ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। हालांकि 31C के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976 के में उपरोक्त अनुच्छेद 31C की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया कि इसने न केवल आर्टिकल 39B एंड C में वर्णित को किसी निदेशक तत्व को लागू कराने वाली विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में 42वें संशोधन अधिनियम में निदेशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकार पर प्रभावी बनाया गया, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख आर्टिकल 14, 19 एंड 31 में है। हालांकि इस विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निदेशक तत्व को एक बार फिर से फंडामेंटल राइट्स के अधीनस्थ बताया गया, लेकिन आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को आर्टिकल 39B एंड C में बताए गए निदेशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया है। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एंड कर दिया गया है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी की कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के बाद से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहियों के समान हैं तथा एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की जो मूल भावना है वो क्या होती है, बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह प्रेजेंट स्थिति में फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी तत्व पर उच्चतर हैं। मीन्स फंडामेंटल राइट जो हैं वो निदेशक तत्वों पर उच्चतर हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि जो डीपीएसपी हैं के तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को
हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, मीन्स भाग 4 से बाहर के जो निर्देश हैं। इसमें सबसे पहले है जो हमारे पार्ट 4 में थे वो तो हमने देख लिए, अब पार्ट 4 से जो बाहर के हैं अब हम उन्हें देखेंगे। इसमें सबसे पहले है क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्विस, ये आर्टिकल 3 to 5 में है और पार्ट 16 में। इसमें कहा गया है जो सेवाओं के लिए SC एंड ST के दावे, मीन्स संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में SC एंड ST के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन इन मदर टंग, ये आर्टिकल 350A और पार्ट 17 में है। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये आर्टिकल 351 पार्ट 17 में है। इसमें कहा गया है कि संघ का यह ड्यूटी है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका डेवलपमेंट करे, जिससे वो भारत की सामयिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अभी हमने 3 जो ये डायरेक्टिव्स पढ़े, ये प्रकृति में क्या है, न्याय योग्य नहीं है। हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है तथा उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।